तो अब बीओ में चैप्टर 2 में आगे था मैगजीन्स और जर्नल्स। न्यूज़पेपर वाला हो ही गया था, अब आगे मैगजीन और जर्नल हैं। मैगजीन जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैगजीन किसे कहते हैं? मैगजीन पीरियडिकली पब्लिश की जाती हैं, मतलब एक निश्चित समय के अंतर पर उनको छापा जाता है। उसमें कई सारे पन्ने होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग पन्नों की क्वालिटी अच्छी होती है। ये मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वीकली जैसा भी हो वैसे ही की जा सकती हैं। मैगज़ीन कई तरीके की होती हैं। एक होती है ऑर्डिनरी मैगज़ीन, जो नॉर्मल मैगज़ीन है, सभी क्लास के लोग पढ़ते हैं। कुछ स्पेशल मैगज़ीन होती हैं, जैसे वुमेंस मैगज़ीन, चिल्ड्रंस मैगज़ीन, ठीक है, या फाइनेंस से रिलेटेड मैगज़ीन, कॉमर्स से रिलेटेड मैगज़ीन, मैनेजमेंट से रिलेटेड मैगज़ीन। इस तरीके की कई तरीके की मैगज़ीन होती हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं? पहला, इनकी लाइफ उससे ज़्यादा होती है न्यूज़पेपर से। जैसे मान लो कोई मंथली अगर पब्लिश होती है, तो अगर कोई मान लो अगस्त में पब्लिश हुई, तब उसकी लाइफ पूरे अगस्त भर है। अगस्त के बाद अब सितंबर में नहीं आएगी। अच्छा, दूसरा, न्यूज़पेपर से ज़्यादा स्कोप है इनका। रीज़न ये है, न्यूज़पेपर में लोकल खबरें ज़्यादा होती हैं, जबकि मैगज़ीन जो है वो नेशनल लेवल पे, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी चलती हैं। इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती हैं। अच्छा, अगला बेनिफिट क्या है कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं। पेनिट्रेटिंग मतलब लोगों के दिमाग में घुसती ज़्यादा हैं ये, ठीक है। इनकी क्वालिटी ऑफ पेपर अच्छा होता है, प्रिंटिंग अच्छी होती है। अच्छा, इसके अलावा सेलेक्टिव मीडिया की भी नीड को पूरा करती हैं, मतलब हमें जिस टाइप के या जिस क्लास के लोगों को जैसी मैगज़ीन चाहिए उस तरीके की मैगज़ीन जो है छापी जाती हैं। आगे लिखा हुआ है, दे आर ऑफन स्टोर्ड फॉर रेफरेंस एंड देयरफॉर एडवर्टीजमेंट हैज़ अ लॉन्ग लाइफ। ज़्यादातर ये स्टोर की जाती हैं, लोग रखते हैं अपने यहाँ रखते हैं। तो क्या होता है कि इसके जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनकी सबकी लाइफ जो है थोड़ी लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। फिर आगे लिखा हुआ है, दे आर मोर प्रेस्टिजियस एंड ट्रस्टवर्दी दैन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से ज़्यादा कीमती इन्हें माना जाता है, ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। अब इनकी लिमिटेशन क्या क्या है? पहला, इसमें कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो महंगा है, मतलब इसमें अगर विज्ञापन देना है तो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगला लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन मैगजीन एंड जर्नल इज़ इनफेक्टिव एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर विच आर सर्कुलेटेड डेली और इवन ट्वाइस अ डे। मैगज़ीन में अगर हम कोई एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो वो होता है ना कि महीने में एक बार छपा, एक बार लोगों ने पढ़ा, मैगज़ीन रखी है, फिर महीने में जब कभी पढ़ा तो पढ़ा। तो अगर कोई किसी नए प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट करना है तो वो न्यूज़पेपर में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में रोज़ रोज़ आता रहता है। फिर आगे लिखा हुआ है, द यूटिलिटी ऑफ दिस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ लिमिटेड टू अ लिटरेट पीपल एंड दैट टू ऑफ हाई इनकम क्लासेस। एक दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये पढ़े लिखे लोगों के लिए ही काम की है। हालांकि पढ़े लिखे लोगों के लिए न्यूज़पेपर ही आता है भी होता है, लेकिन एक और चीज़ है कि ये हाई इनकम लेवल के लिए है, जिनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा हो वही मैगज़ीन खरीदते हैं, वरना सब मैगज़ीन कहाँ खरीदते हैं। फिर चौथा लिखा हुआ, इट इज़ एन इनफ्लेक्सिबल मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग एज टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ मैगज़ीन और जर्नल्स इज फिक्स एंड एडवर्टाइजर हैज़ टू सेंड एडवर्टीजमेंट मैसेजेस मच इन एडवांस। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ ये इनफ्लेक्सिबल होती है, यहाँ पे बदलाव नहीं होता। जैसे न्यूज़पेपर में आज छपा, मान लो कल को कोई वो बदलाव करना चाहता है तो शाम को इन्फॉर्म कर देगा कि कल के उसमें ये वाली लाइन हटा के ये वाली लाइन डाल देना। तो इस तरीके से बदलाव पॉसिबल है। लेकिन मैगज़ीन के लिए बहुत पहले से खबर देनी पड़ेगी, और महीने में एक बार छपती है, तो एक बार जो छप गया सो छप गया। पाँचवा पॉइंट लिखा हुआ है, द मेरिट ऑफ दिस मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ फर्दर रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट और रीजनल डिफरेंस इन प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। इसकी जो एडवर्टाइजिंग का जो मेरिट है, जो लाभ है, वो कम हो जाता है। कम हो जाता है कहाँ पर? जहाँ पर मान लो किसी लोकल एरिया के लिए हमें कोई एडवर्टीजमेंट देना था और ये तो नेशनल लेवल पे जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यूजलेस है, ठीक है। तो ये कमियाँ थी इसकी। नंबर 2 पे है आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया का मतलब हो गया डिस्प्ले करना एडवर्टीजमेंट का ओपन प्लेसेस, बाहर, जैसे हम ओपन जगह पे अगर कोई पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, तो उस जगह पे इनको पब्लिश करना, ये कहलाता है आउटडोर मीडिया। यहाँ पर ऑडियंस या जो लोग हैं वो खुद जाते हैं उस मीडिया के पास। पहला एग्जाम्पल है जैसे इसका पोस्टर का। तो पोस्टर देखा ही है कि पोस्टर क्या होता है, एक शीट ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर पूरा मैसेज लिखा हुआ होता है,
लोग इनको बोर्ड पर, बिल्डिंग की दीवार पर या अलग अलग जगह पे चिपका देते हैं। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, कहीं भी इनको चिपका दिया, बदल भी सकते हैं, फिर से नया चिपका दिया। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। यहाँ पे कॉस्ट केवल पेपर की प्रिंटिंग की आती है और मजदूरी आती है, तो ये कम है इसका खर्चा। पेंटेड डिस्प्ले में क्या होता है, कभी कभी ये पेंट कर देते हैं, जैसे दीवार की पेंटिंग वगैरह कर देना, किसी लकड़ी के उस पर पेंट करके लगा देना, लिख देना, छत पे लिख देना, दीवार पे लिख देना, इस तरीके की चीज़ें आती हैं पेंटेड डिस्प्ले में। इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट में इसमें क्या होता है कि बिजली के साइनों को, बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके इस तरीके से एडवर्टाइज करना। ग्लास ट्यूब हो गया, या देखते हो कई कई दुकानों के बाहर बिजली का एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उसके अंदर सब लिखा हुआ होता है। तो ये ज़्यादातर ये बहुत कॉमन है बिग सिटीज़ में। हम लोग देखते हैं रोड के किनारे बहुत बड़े बड़े टावर टाइप में लगा करके वो बड़ा बड़ा डिस्प्ले करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट ही है। ट्रैवलिंग डिस्प्ले में क्या होता है, इनको सबको जो है किसी व्हीकल वगैरह पे लगा देते हैं, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, वैन हो गया, टैक्सी हो गया, इन पे सब पे कर देते हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि ये बहुत से लोगों की नज़रों के सामने से गुजरता है। अगला लिखा हुआ स्काई राइटिंग एक महंगा आइटम है। इसमें क्या होता है कि बैलून या उनकी सबकी मदद से या धुएं की मदद से इस तरीके से किया जाता है कि आसमान में वो चीज़ लिखी जाती है। ठीक है, सर्कस कंपनीज वगैरह ज़्यादातर इस तरीके का पब्लिश करती हैं। जैसे मान लो एक बहुत बड़े बैलून पे लिख करके उस बैलून को उड़ा दिया गया, अब वो काफ़ी दूर से वो दिखाई दे रहा है, तो लोग समझ पा रहे हैं हाँ वहाँ पे ये हो रहा है, तो स्काई राइटिंग। सैंडविच मैन भी एक कॉमन तरीका है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे तुमने देखा होगा कि एक आदमी अपने आगे पीछे पट्टी लगा लेता है, जिस चीज़ का प्रचार उसे करना होता है, वो भीड़ भाड़ वाली गलियों में, सड़कों पर, इन पर सब पर वो स्लोगन लिख करके घूमता रहता है। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके एडवांटेज क्या हैं। पहला एडवांटेज यही हुआ कि इसमें बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को अपील करता है, अपनी तरफ से बुलाता है। अगला, इट डिमांड्स लिटिल टाइम एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स। बहुत कम समय लगता है, लोग देखते हैं, आगे निकल जाते हैं, दिमाग में उनके हो गया, फिर दोबारा निकले, फिर दिखा, इस तरीके का चलता रहता है। अगला, इट रीचेस विदाउट कॉस्ट एज फॉर एज कंज्यूमर इज कंसर्न। लोगों तक ये बिना किसी लागत के पहुंचता है। अखबार में क्या था, लोगों को अखबार खरीदना पड़ता था, मैगजीन अखबार लोगों को खरीदनी पड़ती थी। यहाँ पे खरीदना कुछ नहीं है, खाली देखना है, बस उससे हो जाएगा। इट एन्जॉय फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज़ ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बदलाव कोई करना है बदलाव भी हो सकता है, ड्यूरेबल भी है, लंबे समय तक चलता है, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता भी है। फिर इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लोकल एडवर्टाइजिंग। अगर हमें किसी चीज़ को लोकली एडवर्टाइज कराना है तो ये बेस्ट सूटेड है, सबसे अच्छा है। फिर इट हेल्प्स टू कवर द अगली वॉल। एक और बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर मान लो कोई दीवार है जो गंदी दीवार है, अब उस गंदी दीवार को इन्होंने क्या किया, पेंट कर दिया, कवर कर दिया एडवर्टीजमेंट से, तो जो दीवार गंदी दीवार थी वो दीवार अब अच्छी दिखने लगी। तो कंज्यूमर का भी फ़ायदा जिसकी दीवार पे पेंट किया गया। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला, इट इज़ एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये थोड़ा सा महंगा है, मतलब अगर बोर्ड बनवाना है तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन एक बार महंगा होता है, फिर बाद में वो चलता रहता है। अगला है, इट समटाइम क्रिएट अ पब्लिक न्यूसेंस स्पॉइलिंग द वॉल्स, पब्लिक साइट्स एक्सेट्रा। कभी कभी ये लोगों में थोड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम भी क्रिएट कराता है कि दीवारें गंदी हो गई, स्ट्रीट गंदी हो गई, ऐसी भी बातें हो सकती हैं। ठीक है, फिर अगला है पोस्टल और डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस की मदद से लोगों को सीधे पोस्ट के थ्रू लेटर भेज दिए जाते थे। ये था पोस्टल और डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। अब भी होती है लेकिन थोड़ी बहुत होती है, इसकी जो डेफिनेशन वगैरह है वो पढ़ लेना। एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला एडवांटेजेस तो यही है कि डायरेक्टली जो है आदमी तक पहुंचता है, तो आदमी को भी अच्छा लगता है कि अरे देखो उन्होंने हमारे विषय में सोचा है, हमें लेटर लिखा। फ्लेक्सिबल है, जब चाहो जब ज़रूरत हो उस हिसाब से भेज दो। प्राइवेसी भी करता है ये, और लोगों को पता नहीं चलेगा, जिसे भेजा उसी को पता चलेगा। इट इज़ पंक्चुअल एंड रीचेज अ पर्सन एट अ टाइम व्हेन इट इज़ डिज़ायर्ड। पंक्चुअल है, जब चाहो तब भेज सकते हो, जितने टाइम में चाहो उतने टाइम में पहुंचा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके।
आगे लिखा हुआ है ये बहुत अट्रैक्टिव पेपर से बनाया जाता है, इसकी प्रिंटिंग अच्छी होती है। फिर आखिरी पॉइंट है इसका 6, इट इज़ मोर इफेक्टिव एज द अटेंशन ऑफ द रीडर इज़ डायरेक्टली अटैच टू द कमोडिटी और सर्विस। ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे आदमी केवल एडवर्टीजमेंट के विषय में पढ़ रहा है जो मेल की गई है, जबकि न्यूज़पेपर वगैरह में क्या होता है वो बाकी कहानी भी पढ़ता है, उसमें बीच में न्यूज़पेपर में विज्ञापन आता है। यहाँ पे वो केवल विज्ञापन पढ़ेगा अगर डायरेक्ट मेल किया गया। लिमिटेशन, इट इज़ कॉस्टर दैन अदर मीडिया, महंगा है, हर आदमी को पत्र भेजेंगे, लेटर भेजेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर टिकट वगैरह लगेगा। फिर लिखा हुआ इट हैज़ ओनली अ लिमिटेड रीच दैट डज नॉट सर्व एज अ मास मीडिया, ये लिमिटेड लोगों तक जाता है, मास मीडिया नहीं होता यहाँ पे कि बहुत से लोगों को तुम भेज दें, भाई जिनको हम पत्र भेजेंगे उन्हीं के पास तो ये पहुँचेगा। फिर इट इज़ टू मच सेलेक्टिव एंड प्रिपेयरिंग द मेलिंग लिस्ट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क, ये ज़्यादा सेलेक्टिव है, किसको भेजें किसको ना भेजें ये भी डिसाइड करना एक कठिन काम है। फिर इट इज़ क्वाइट कॉमन दैट मच ऑफ द डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग इज़ थ्रोन इनटू द ट्रैश बास्केट एंड इग्नोर्ड, ज़्यादातर ऐसा होता है कि इन मीडियाज़ को लोग जो है क्या करते हैं, उन्होंने देखा और कूड़े के ढेर में फेंक दिया, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोगों ने देखा अच्छा विज्ञापन का है, उठा के उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। फिर अदर मीडिया, अब इसके बाद अगला क्या था, इन एडिशन टू द प्रेस, डायरेक्ट मेल एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग सेवरल अदर मीडिया आर बीइंग सक्सेसफुली enjoyed in the present days. They include film, radio, television, window display, showroom, fairs and exhibition। और भी तमाम मीडिया हैं, ये तो जो ऊपर थे वो थे ही थे, इसके अलावा उसने बोला रेडियो, टेलीविज़न, विंडो डिस्प्ले, शोरूम, फेयर एंड एग्जीबिशन, इनके थ्रू भी होता है। फिल्म में क्या होता है, फिल्म में क्या होता है कि पिक्चर हॉल और सिनेमा जो होते हैं वहाँ पे जब भी कभी कोई फिल्म शुरू होनी होती है तो उससे पहले या फिल्म के बीच में जो है स्लाइड्स वगैरह चला करके ये लोग अपना विज्ञापन दिखा देते हैं। फ़ायदा क्या है, एक ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है, मतलब दिखाता है कैसे क्या होना है, ऑडियंस उसको देख रहा है कैसे ये वर्क करता है। दूसरा ज़्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग है। तीसरा फिल्म में जो होता है ये सीधे पढ़े लिखे लोगों के दिमाग तक पहुंच जाता है। लिमिटेशन क्या है, कॉस्टियर है, महंगा है, लिमिटेड कवरेज है, जितने लोग फिल्म देखने आएंगे वही देखेंगे। इट इज़ ट्रस्ट अपॉन द ऑडियंस वेदर दे लाइक सच एडवर्टीजमेंट और नॉट, ये भरोसा करता है कि हाँ ऑडियंस सब हमें देखेंगे, भले ही वो पसंद ना कर रहे हो लेकिन देख रहे हैं, ठीक है। मतलब आदमी का कोई मतलब नहीं कि वो देखना चाहता था या नहीं देखना चाहता था, लेकिन ये ज़बरदस्ती थोपा हुआ विज्ञापन है। चौथा लिखा हुआ इट रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक स्किल बोथ इन प्रिपरेशन एंड हैंडलिंग, एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि इसको बनाना और इसको हैंडल करना थोड़ा अलग तरीके का काम है। फिर बात आती है रेडियो की। रेडियो भी एक मीन है एडवर्टाइजिंग का, पहले रेडियो बहुत ज़्यादा चलता था, पूरे भारत में लगभग ये फैला हुआ था। तो रेडियो में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला लिखा हुआ इट इज़ अलाइव, एनिमेटेड एंड क्वाइट ड्रामेटिक एज कम्पेयर टू प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट। ये प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट की अपेक्षा, मतलब जो न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो छपा होता था उनके अलावा ज़्यादा अलाइव है, मतलब सीधे तौर पे बात करता है, एनिमेटेड होता है, इसमें भी अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ें डाल देना ये सब होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा है। फिर लिखा हुआ इट अफेक्ट द माइंड एंड देयरफॉर मोर रिस्पेक्टिव, ये सीधे दिमाग पे असर डालता है, इससे ज़्यादा अच्छा है। इट हैज़ ह्यूमन अपील, सीधे लोगों तक पहुँचता है। इट रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लिसनर एंड रीचेज हिम एट होम, जो सुनने वाला है उसको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, सीधे उसके घर तक पहुँचता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी मेड टू रीच द पब्लिक एट द डिराइव टाइम, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहो तुरंत इसे बदल सकते हो, जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जा सकता है ये। फिर आगे लिखा हुआ इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी हायर्ड एज पर नीड ऑफ द एडवर्टाइजर। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनको वो कर सकते हैं, जैसे किसी नाटक को, रेडियो के किसी नाटक को में अपना ऐड डालना है या गानों के बीच में अपना ऐड डालना है, जैसा भी एडवर्टाइजर चाहे उसके अकॉर्डिंग वो काम अपना कर सकता है। लिमिटेशन क्या क्या है, एक महंगा है, महंगा तो है ही है, जाहिर सी बात है, न्यूज़पेपर की अपेक्षा ज़्यादा महंगा है। टेम्परेरी इफेक्ट है कि एक बार उसने बोल दिया, तुमने नहीं सुना या तुम्हारा रेडियो ऑफ था तो नहीं सुन पाए, बात ख़त्म हो गई। फिर लिखा हुआ इट डज़ नॉट प्रोवाइड पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे चित्र नहीं दिखाई देते, ठीक है, और ये सभी तरीके के प्रोडक्ट के लिए सूटेबल भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एडवर्टाइजिंग ऑल टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स। पांचवा लिखा हुआ इट इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ वेस्ट,
सर्कुलेशन एज मेनी एडवर्टीजमेंट और नॉट मीन फॉर ऑल क्लास ऑफ लिसनर। इसमें थोड़ा वेस्टेज भी है। वेस्टेज क्या है कि हर तरीके का एडवर्टीजमेंट जो होता है वो सभी के लिए नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक कोई गरीब आदमी है, किसान है, उसके लिए कार के एडवर्टीजमेंट का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन वो रेडियो में आ रहा है तो उसे सुनना है, ठीक है। फिर लिखा हुआ इट्स मैसेज इन ब्रीफ एंड समटाइम्स नॉट क्लियर। कभी कभी इसके मैसेज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और वो ऑडियंस को, सुनने वालों को कभी कभी पूरे सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करते। अगला है टेलीविज़न। टेलीविज़न मालूम ही है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। एडवर्टीजमेंट टेलीविज़न में करना सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा इस समय जो है कॉन्सेप्ट एडवर्टीजमेंट का वो है टेलीविज़न। लेकिन टेलीविज़न की ख़राबी क्या है कि ये जो है एक महंगा मीडिया है एडवर्टीजमेंट करने का। फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा इसका कि आँखों को और कानों को दोनों को अपील करता है, तो लोगों पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। डी पार्ट लिखा हुआ है विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले का मतलब होता है कि देखा होगा तुम लोगों ने दुकानों में लोग क्या करते हैं, शॉप पे बाहर जो है, शॉप के बाहर शीशे के उसमें बंद करके अपने बहुत सारे प्रोडक्ट का डिस्प्ले करते रहते हैं। इट इज़ कॉल्ड विंडो डिस्प्ले, ठीक है। तो विंडो डिस्प्ले का फ़ायदा क्या है? एक तो लोगों को जहाँ से माल ख़रीदना है वहीं पे वो अपील कर रहा है, तुरंत असर डाल रहा है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स एक्चुअल लाइफ साइज प्रेजेंटेशन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। ये वास्तविक रूप में प्रोडक्ट को दिखाता है। इट सेव्स टाइम्स ऑफ द शॉपकीपर। शॉपकीपर का टाइम बचता है। इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द शॉप। शॉप ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इट कैन बी मेड अपीलिंग एंड इफेक्टिव बाय गिविंग लाइट एंड कलर टच। लाइट और कलर का टच दे करके इसे बहुत ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो विंडो डिस्प्ले हो गया जहाँ पे लोग बाहर डिस्प्ले करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट हो गया इंटीरियर डिस्प्ले और शोरूम्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि दुकान के अंदर कैसे हम सजावट करें कि लोग अंदर आएं और वो देखें इसे, ठीक है। तो ये भी एक एडवर्टाइजिंग का तरीका है। ये भी कहाँ पे है प्रचार या विज्ञापन? एट द पॉइंट ऑफ परचेज, मतलब जहाँ से आपको माल खरीदना है वहीं पे प्रचार हो रहा है। तो ये कस्टमर को तुरंत इम्पैक्ट डालता है कि गुड्स को खरीदे वो। फेयर और एग्जीबिशन पहले बहुत हुआ करते थे। मेला और प्रदर्शनी। मेला और प्रदर्शनी में क्या होता था, बहुत तरह के लोग आते हैं। जो गांव वाले एरिया हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है, लोग आते हैं। तो इन मेलों में जो दुकानदार हैं, जो मैन्युफैक्चरर या विक्रेता हैं, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के जाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं लोगों के बीच में। लोग उनको ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। तो ये है फेयर्स एंड एग्जीबिशन। फिर है मीन्स ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं? तो पहला तो है शॉप डिस्प्ले। दुकान जितनी साफ़ सुथरी दिखेगी, लोग उतना ज़्यादा दुकान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए लोग दुकान बनवाने पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। देखते ही होंगे दुकान बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत तगड़ी सजावट होती है उनकी। उसका रीज़न ही यही है, ठीक है। तो शॉप डिस्प्ले का अब इसमें आगे आता है, हाँ, शॉप डिस्प्ले का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे लोग जो है दुकान के अंदर आते हैं, वो जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उतना ज़्यादा वो सामान खरीदने के लिए अट्रैक्ट होंगे। तो ये होता है। विंडो डिस्प्ले तुम लोग पढ़ ही चुके हो, सुन ही चुके हो ऊपर कि यहाँ पे लोग इस तरीके को उसमें लगा देते हैं, शीशे के उसमें बंद करके, जिससे कि लोग उन्हें डायरेक्टली देखें और तुरंत खरीदने के लिए उत्साहित हों। फिर है इंटीरियर, लाइक फर्नीचर इस सेक्टर। तुम लोगों ने देखा होगा कि दुकानों के अंदर दुकान के सामान बेचने के अलावा भी लोग बहुत सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं कंज्यूमर्स की, जैसे बैठने के लिए उनकी जगह है या नहीं है, या दुकान में सजावट के लिए जो फर्नीचर वगैरह यूज़ किया गया है वो अच्छे से यूज़ किया गया है, नहीं किया गया है। तो ये भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। साइन बोर्ड जाहिर सी बात है, दुकान के बाहर जो बोर्ड लगाया जाता है वो अगर अट्रैक्टिव है तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे साइन बोर्ड अगर ग्लोइंग है, उसमें बिजली लगी हुई है, बल्ब वगैरह जल रहे हैं, तो लोगों को रात में भी दूर से दिखाई देगा और वो अट्रैक्ट होंगे। एफिशिएंट सेल्समैन, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर बेचने वाला व्यक्ति अगर कुशल नहीं होगा तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे। कभी कभी होता है कोई दुकानदार जो मीठा बोलता है, जो अच्छा बोलता है, तो लोग क्या करते हैं, उसके यहाँ थोड़ा महंगा ही जाके सामान खरीद लेते हैं, लेकिन उसी के यहाँ से खरीद लेते हैं। तो अगर सेल्समैन अच्छा है तो वो कुछ भी बेच सकता है, कैसे भी बेच सकता है। अच्छा, अब अगली प्रॉब्लम आई सेलेक्टिंग अ सूटेबल मीडिया, कि हम कौन सा मीडिया सेलेक्ट करें, हम विज्ञापन अपना कहाँ दें।
तो विज्ञापन कैसे देना है, कहाँ देना है, कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। उन्होंने फैक्टर लिख रखे हैं। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट है, एक्सटेंट ऑफ द मार्केट, मार्केट कितनी दूर तक फैली हुई है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन का की आवश्यकता क्या है, क्लास ऑफ क्लाइंटेस, कि जो हमारे लोग होंगे, जो खरीदार होंगे, वो कहाँ तक होंगे, उनका लेवल क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ द मीडिया, जिस मीडिया में हम दे रहे हैं वो कितने लोगों के बीच में बंटता है, कितने लोगों के बीच में जाता है, कॉस्ट क्या है, ठीक है, रेपुटेशन क्या है, ठीक है। तो कई सारे फैक्टर हैं कि लोकेशन ऑफ कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एंड सेलिंग हाउस, बेचने वाला कहाँ पे है और कस्टमर उसके कहाँ पे है। अब पता चला लखनऊ की किसी दुकान का विज्ञापन देहरादून में हो रहा हो तो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कई फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना होता है। अब इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के जो फ़ायदे हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, मेनली 2 कैटेगरी में मान लो, ठीक है। पहला जैसे हुआ एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरर, बनाने वाले को क्या फ़ायदा है। तो बनाने वाले को ये फ़ायदा है कि अगर विज्ञापन हम करेंगे तो किसी नए उत्पाद के लिए वो मार्केट क्रिएट कर देता है, ठीक है। लोगों को जो नया प्रोडक्ट बनाया है उसकी यूज़ क्या है, कब वो मिल पाएगा, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें पहले से पता होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इट प्रमोट्स इंक्रीज सेल बाय मेंटेनिंग द प्रेजेंट डिमांड एंड एक्सपेंडिंग द मार्केट बाय अट्रैक्टिंग मोर पीपल टू बाय। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो करंट की जो सेल है उसको तो बनाए ही रखता है, उसको और आगे बढ़ाता है, क्योंकि जो हमारे करंट के कस्टमर हैं वो तो हैं ही हैं। इसके अलावा वो और नए कस्टमर्स को ढूंढ करके मार्केट को बढ़ाने में मदद करता है, तो जिससे मार्केट बढ़े, ज़्यादा लोग आएँ, ठीक है। आगे लिखा हुआ थर्ड वाला पॉइंट, इट क्रिएट्स गुडविल बाय मेकिंग द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड हिज प्रोडक्ट फेमस। जब किसी चीज़ का विज्ञापन होता रहता है तो वो गुडविल को भी इम्प्रूव करता है। लोगों का नाम, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट है का नाम है, वो नाम कई लोगों जानने लगते हैं उसे, तो इससे गुडविल इम्प्रूव होती है। इट क्रिएट्स स्टेडी डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स बाय स्मूथिंग आउट द सीजनल फ्लक्चुएशन इन डिमांड। इसके अलावा ये स्टेडी डिमांड बनाए रखता है। स्टेडी डिमांड का मतलब हो गया एक कांस्टेंट डिमांड, ऐसा नहीं घटती बढ़ती डिमांड हो। जैसे जो सीजनल फ्लक्चुएशन होते हैं किसी चीज़ की डिमांड में, उसको कम करने में मदद करता है। लोग पूरे साल उसे खरीदते रहते हैं, क्योंकि विज्ञापन के थ्रू उन्हें पता चलता है कि ऑफ सीजन में डिस्काउंट चल रहा है, तो अब ऑफ सीजन में भी लोग खरीद लेते हैं। लोग जाड़ों में फ्रिज और एसी खरीद लेते हैं क्योंकि उस पर उनको डिस्काउंट मिल रहा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है इट फैसिलिटेट क्विक turnover of goods by promoting highly responsive markets which reduce many expenses and losses like godown rent, interest, insurance, spoilers and wastage etc. ये काफ़ी तरीके से मदद करता है। कैसे मदद करता है? एक मदद इन्होंने बताया कि टर्नओवर ऑफ गुड्स को बढ़ाता है। टर्नओवर ऑफ गुड्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि गुड्स बहुत जल्दी बिक जाती हैं। गुड्स अगर जल्दी बिक जाएंगी तो बेचने वाले के कई खर्चे, जैसे गोडाउन का रेंट, ब्याज जो उसने लोन ले रखा है उस पर, गुड्स का इंश्योरेंस, गुड्स का ख़राब होना, इनमें सब में कमी लाता है, तो फ़ायदा कर पहुंचाता है। छठा पॉइंट लिखा हुआ है इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन थ्रू क्रिएशन ऑफ डिमांड। द लार्ज स्केल प्रोडक्शन रिड्यूसेस द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। एक और ये अच्छा है कि जब एडवर्टीजमेंट होता है तो बनाने वाले को मालूम होता है कि हमारी डिमांड तो बढ़नी ही बढ़नी है, तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, मतलब बड़ी लेवल में माल बनाता है। बड़े लेवल में माल बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ इट रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय पॉपुलराइजिंग द प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट क्रिएट डिमांड्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सिंप्लीफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन वर्क बाय द वर्क ऑफ द मैन्युफैक्चरर। जो विज्ञापन है वो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को कम कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। कैसे कम करता है? क्योंकि इसने उसकी डिमांड तो क्रिएट कर ही दी है, अब तो लोग उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो मतलब जैसे लखनऊ के एक व्यापारी ने कानपुर माल भेजा तो वो कानपुर में बिक ही जाएगा, ये उसे मालूम है।
वरना क्या होता, लखनऊ का व्यापारी कानपुर माल भेजता, कानपुर में नहीं बिका तो फिर लखनऊ वापस आएगा, लखनऊ से फिर पता चला वो बरेली जाएगा। तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी। आगे लिखा हुआ है अगला पॉइंट, इट इंक्रीजेस प्रॉफिट्स बाय इंक्रीजिंग सेल्स, प्रमोटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये लाभ दो तरीके से बढ़ाता है। एक कि सेल बढ़ गई, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करने लगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि कॉस्ट कम हो गई प्रोडक्शन की भी और डिस्ट्रीब्यूशन की भी। सेल उधर बढ़ी और कॉस्ट इधर कम हो रही है, तो दोनों तरफ से इसे प्रॉफिट मिल रहा है। 9 पॉइंट लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेस लेबर प्रोडक्टिविटी बाय इंकरेजिंग एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड्स एंड अचीव बेटर परफॉर्मेंस। ये जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, लेबर की काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनते हैं और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेबर देते हैं। अब बात करते हैं कि कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है, ठीक है। कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है। कंज्यूमर का मतलब जो लोग प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होता है, जो खरीदने वाले हैं। पहला फ़ायदा लिखा हुआ है, इट फैसिलिटेट परचेजिंग बाय एजुकेटिंग कंज्यूमर्स टू सेलेक्ट राइट ब्रांड ऑफ कमोडिटीज़ विच इंक्रीज देयर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। एक चीज़ तो ये होता है कि एजुकेटिंग लिखा हुआ है कि ये कंज्यूमर्स को एजुकेट करता है, कंज्यूमर्स को सिखाता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा होगा जिसे वो खरीदे, जिससे कि उसकी व्यक्तिगत सेटिस्फैक्शन जो है वो पूरी हो। सेकंड लिखा हुआ है, इट पेव्स द वे बाय बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज कंज्यूमर्स कम्स टू नो अबाउट द न्यू एंड लेटेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। ये कंज्यूमर की रहन सहन के स्तर को भी उठाता है, क्योंकि कंज्यूमर को मालूम है कि कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है या क्या नई चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। थर्ड, इट मेक्स अवेलेबल गुड्स एट रिड्यूस प्राइसेस एज एडवर्टीजमेंट इंक्रीजेस सेल्स, प्रमोट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन, रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंक्रीजेस कंपटीशन। ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था कि विज्ञापन के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो भी कम करते हैं लोग। एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा जब मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट मिल ही रहा है कॉस्ट रिडक्शन के थ्रू, तो वो सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं, तो लोगों को कोई भी चीज़ कम कीमतों पे मिल जाती है। अगला, इट इंक्रीजेज द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटीज़। कंज्यूमर्स जो है वो जान जाता है कि किसी प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं विज्ञापन की मदद से, तो इस तरीके से उस प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है, जो उसकी उपयोगिता है, वो बढ़ा देता है। आगे लिखा हुआ है, इट सेव्स कंज्यूमर्स टाइम एज दे हैव नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन सेलेक्टिंग कमोडिटीज़। जो कंज्यूमर हैं उनका टाइम बचाता है, क्योंकि कंज्यूमर को अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता ये डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें, क्योंकि विज्ञापन के ही थ्रू उन्हें उसकी सारी क्वालिटीज़ पता चल जाती हैं। फिर 6 पॉइंट लिखा हुआ है, इट इंश्योर्स गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। होता क्या है कि एडवर्टीजमेंट जो होता है वो मैन्युफैक्चरर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए इंकरेज करता है। इससे क्या होता है कि लोगों जो खरीदने वाले हैं उनके अंदर भी बूस्ट होती है कॉन्फिडेंस, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि जो भी माल हमें मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी चीज़ है। फिर अगला लिखा हुआ है, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग चीटेड एज थ्रू एडवर्टीजमेंट द कंज्यूमर कम्स टू नो अबाउट द प्राइस एंड कंपटीशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे लोगों को धोखा मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि विज्ञापन के थ्रू लोग कीमतों के बारे में जान जाते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में जान जाते हैं प्रोडक्ट के, तो इस तरीके से लोगों को धोखा नहीं मिलता, लोगों को सही प्रोडक्ट मिलता है। फिर लिखा हुआ है, इट प्रॉम्प्ट्स द कंज्यूमर्स टू वर्क हार्ड एंड अर्न मोर। एडवर्टीजमेंट अट्रैक्ट्स कंज्यूमर्स टू बाय इवन कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स। जब विज्ञापन आता है तो लोग देखते हैं, अच्छा ये टीवी 40,000 की है, तो लोग जो है ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ मोटिवेट होते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं, जिससे कि हमें ये टीवी खरीदनी है हमें। तो इस तरीके से लोगों को ज़्यादा मेहनत करने, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भी ये जो है मोटिवेट करता है कि हाँ कमाओ। जो चीज़ महंगी है, उनकी लिमिट से बाहर है, उनको भी खरीदने के लिए कंज्यूमर कोशिश करता है। तीसरी कैटेगरी हो गई एडवांटेज टू सेल्समैन। बेचने वालों को क्या फ़ायदा है?
मैन्युफैक्चरर हो गए बनाने वाले, कंज्यूमर हो गए यूज़ करने वाले, बीच में एक लोग और बचे बेचने वाले। मैन्युफैक्चरर सीधे तो कंज्यूमर को बेचता नहीं है, मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को बेचता है, होलसेलर से रिटेलर पे आता है, रिटेलर फिर कंज्यूमर को बेचता है। तो जो ये बीच के लोग हैं होलसेलर और रिटेलर, इनको क्या फ़ायदा है? पहला लिखा हुआ इट क्रिएट्स अ प्रॉपर बेस फॉर द सेल्समैन बाय एक्वेशनिंग more people in a shorter time with the merits of product, its new uses, new varieties and so on. एक्चुअली लोग विज्ञापन की मदद से पहले से ही जान जाते हैं कि इस नए प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, क्या इसकी वैरायटी है, क्या इसकी कॉस्ट है, कितने रुपए का ये मिलेगा। तो बेचने वाले को थोड़ा सा आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट को बेचना। अगला लिखा हुआ इट एडुकेट्स इवन सेल्समैन एंड इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस कैपेसिटी एंड इनिशिएटिव। ये जो है जो सेल्समैन है उनको भी एजुकेट करता है, सेल्समैन को भी पता चल जाता है इन्हीं विज्ञापन की मदद से कि इस प्रोडक्ट के क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या अच्छा है इसके लिए। ठीक है, तो वो लोगों को बताने में उसे आसानी रहती है। वैसे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती बताने की, क्योंकि पब्लिक पहले से ही जानती है, कंज्यूमर्स। थर्ड लिखा हुआ है it reinforces the sales point and simplifies work of the salesman as they cannot reach all places at all the times. जो विक्रेता है वो हर जगह नहीं पहुंच सकता, हर समय नहीं पहुंच सकता। तो इससे क्या होता है, कंज्यूमर को जब पहले से मालूम है तो कंज्यूमर खुद विक्रेता को ढूंढता हुआ आता है। तो जो पॉइंट ऑफ सेल है वहाँ पर जो है उसकी ताकत को ये बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा लोग खरीदने उस दुकान पे आ रहे हैं, तो बिना विक्रेता के गए ही लोग ज़्यादा आने लगे। तो भी एक विज्ञापन का फ़ायदा है। आगे लिखा हुआ इट रिड्यूसेस द एफर्ट ऑफ द सेल्समैन एज दे कैन रीच द राइट प्रोस्पेक्ट विद द लीस्ट एफर्ट। ये सेल्समैन के मेहनत को कम करता है। ठीक है, कम मेहनत करके सेल्समैन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। पांचवा लिखा हुआ इट इंक्रीजेज द रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्समैन बाय सप्लीमेंटिंग देयर एफर्ट्स टू इंक्रीज सेल एंड देयर बाय इंक्रीजिंग रेम्यूनरेशन। ये जो विक्रेता हैं उनकी मेहनताना भी बढ़ जाता है, उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उनका कमीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं। अब सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, मतलब समाज को विज्ञापन से क्या क्या फ़ायदा है। एडवर्ट विज्ञापन जो है वो मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर और सेल्समैन को तो फ़ायदेमंद है ही है, इसके अलावा ये समाज को भी फ़ायदा पहुंचाता है। कैसे? पहला, इट अपलिफ्ट्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक तरीके से काम करता है कि लोग नई नई चीज़ों को खरीदें, नई नई टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें अपने लाइफ में, जिससे कि उनका जो लिविंग है स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो, वो ऊपर की ओर उठे। सेकेंड लिखा हुआ इट जनरेट्स gainful employment opportunities. Advertising generates gainful employment opportunities both directly and indirectly. जो एडवर्टीजमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। भाई अगर किसी चीज़ की सेल्स अगर बढ़ गई तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से सेल्समैन चाहिए, ज़्यादा सेल्समैन चाहिए तो लोग कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से ही आएंगे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है कि ये एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ इट प्रोवाइड्स न्यू हॉरिजन्स ऑफ नॉलेज टू द सोसाइटी एज एवरी एडवर्टीजमेंट हैज़ अ थीम। इट इम्प्रूव्स द नॉलेज, लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द पीपल। विज्ञापन का मतलब एक इन्फॉर्मेशन देना ही तो होता है, लोगों को नई नई चीज़ों का पता चलता है, तो लोगों की जानकारी में भी वृद्धि होती है, लोग नई भाषा भी सीखते हैं या जो भी कुछ है, नई स्टाइल सीखते हैं, उनकी जानकारी बढ़ती है, ये सब फ़ायदे भी हैं। इट प्रोवाइड्स ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम टू न्यूज़पेपर। ये भी एक फ़ायदा है, न्यूज़पेपर का काम ज़्यादातर विज्ञापन से ही चलता है, तो अगर विज्ञापन ना हो तो न्यूज़पेपर बंद हो जाएंगे। तो विज्ञापन की जो न्यूज़पेपर की जो 80% इनकम है वो इन्होंने बताया इसी विज्ञापन के थ्रू होती है, तो अगर विज्ञापन नहीं होंगे तो न्यूज़पेपर बंद। पाँचवा पॉइंट लिखा हुआ है इट ट्रांसफॉर्म्स कल्चर ऑफ अ नेशन। एडवर्टाइजिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द cornerstone of human civilization and culture. The basis of advertising is the taste of the public, its social custom and its culture. It influences the fashion, tastes, habits, attitudes,
एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स सेक्टर ऑफ द सोसाइटी एट अ लार्ज। विज्ञापन जो होता है वो नेशन के कल्चर को बदलने की भी ताकत रखता है। इन्होंने बताया जो विज्ञापन होता है वो क्या करता है, विज्ञापन में उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है जो लोगों के टेस्ट की हों, लोगों को पसंद आने वाली हों। अब उससे होता क्या है कि जो आदमी उसके विषय में नहीं जानता वो भी जान जाता है। नया फैशन क्या है, नया स्वाद क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, नई आदतें लोगों की क्या हैं, इनके सब के विषय में सबको पता चलता है। तो इससे सब लोग फिर वैसे ही होने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये किसी नेशन की कल्चर को भी बदलने की ताकत रखता है। फिर है इट एक्ट्स एज अ बैरोमीटर ऑफ नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी देश, बैरोमीटर एक नापने वाला यंत्र होता है, हालांकि बैरोमीटर यूज़ किया जाता है प्रेशर को नापने के लिए, ठीक है, लेकिन ये भी एक नापने का यंत्र है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे नापी जाए। तो एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, तो हेल्दी कंपटीशन बढ़ाता है, अच्छी क्वालिटी की गुड्स को कम कीमत पर लोगों के लिए उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बैरोमीटर है कि हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चल रही, कितनी चल रही है, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, सब बताने में ये मदद करता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एविल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। इतने सारे फ़ायदे पढ़े विज्ञापन के कुछ नुकसान भी हैं। पहला नुकसान, इट इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जाहिर सी बात है विज्ञापन पे जो पैसा खर्च होगा वो मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से तो करेगा नहीं, वो वसूलेगा तो प्रोडक्ट से ही। तो जाहिर सी बात है उसके लिए उसका सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस की कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। अगला लिखा हुआ इट क्रिएट्स एंड ब्रीड्स मोनोपोलीज। ये एक तरीके से मोनोपोली को भी बढ़ावा देता है। मोनोपोली को कहते हैं एकाधिकार, हिंदी में कहते हैं कि एक ही आदमी विक्रेता है। तो होता क्या है कि जब कोई बहुत ज़्यादा विज्ञापन कर देता है तो मोनोपोली हो जाती है, ठीक है, फ्री कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे प्रोडक्ट जिनका विज्ञापन नहीं हो पा रहा वो बेचारे बंद होने के कगार पे आ जाते हैं। तो मोनोपोली को बढ़ावा देता है। आगे लिखा हुआ है इट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो है ये वेस्ट है इकोनॉमिक रिसोर्स का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर विज्ञापन या तो इग्नोर कर दिए जाते हैं या स्किप कर दिए जाते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पाते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, टेलीविज़न हम देख रहे हो, अचानक बीच में विज्ञापन आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम तो चैनल बदल के दूसरे चैनल पे चले जाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि ये एक वेस्टेज है रिसोर्सेज का। हालांकि इसके बाद भी विज्ञापन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, विज्ञापन तो चलते ही हैं। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है इट मिसलीड्स पीपल एंड एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चीटिंग। ये लोगों को धोखा देता है। जाहिर सी बात है जब भी कभी विज्ञापन होते हैं तो मिसलीडिंग ही होते हैं। वो एक विज्ञापन अभी रिसेंटली हमने देखा, जो हमें याद आ रहा है कि वो एक कोई एक्टर होता है जो एक कोल्ड ड्रिंक पी करके मोटरसाइकिल कुदा देता है। तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना, वास्तव में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो एक तरीके से लोगों को मिसलीड करते हैं, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट की कमी तो कोई, जाहिर सी बात है, एडवर्टीजमेंट में नहीं बताएगा। अगर कोई विज्ञापन कर रहा है या विज्ञापन दे रहा है तो विज्ञापन में वो अपने प्रोडक्ट की कमी थोड़ी बताएगा, वो तो अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छा बताएगा ही बताएगा। तो लोगों को मिसलीड करता है, चीट करता है। आगे लिखा हुआ है इट मैनिपुलेट्स द नीड ऑफ द पीपल, इनकरेज एक्स्ट्रावेगेंस एंड क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन। ये लोगों की ज़रूरतों को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। इनकरेज करता है ज़्यादा खर्च करने, बहुत खर्चीला होने के लिए, और इससे उसे डिससेटिस्फैक्शन भी मिलता है। इन्होंने बोला एडवर्टाइजिंग अटेम्प्ट पीपल टू बाय लग्जरी गुड्स विच दे कैन नॉट अफोर्ड। विज्ञापन जो है लोगों को विलासिता वाली चीज़ें खरीदने के लिए उत्साहित करता है, हालांकि वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, उनमें सब में असंतुष्टि फैलती है, फ्रस्ट्रेशन फैलता है, निराशावादी लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सब थे इसके विज्ञापन के दोष। इसके साथ तुम लोगों का ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। वॉच, और ध्यान रखना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।